Hello everyone, my name is Sumit from Team CLAT Prep, and today we will be going to discuss the legal aptitude section of the first mock of the SBS series. So basically it will be a legal reasoning analysis of the first mock, and I hope every one of you have appeared for this particular section. Now let's come to this section directly without wasting further time. Now this section was divided into in all total 40 questions, which were starting from question number 66, and there were 8 passages in all. So let's come to the first passage. Now this first passage, it was on the arbitration, that is a kind of an ADR, alternative dispute resolution technique, or a tool, and I hope like you know about the things which, and this passage basically it mentioned a case law and the various aspects of the ADR in form of the आर्बिट्रेशन. तो इससे रिलेटेड यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी का डिस्कशन किया हुआ था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं है. तो लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट दैट करण इज अ पेटी थीफ and he goes to a particular shop and he steals the thing, and then he don't want to go for a criminal process, rather he wants to go for a arbitration. But since there was no contract between the person who is having the ownership of the shop and between Karan, so definitely it will be a case of a criminal offense and no arbitration is possible. So this was a very easy question, so answer will be B, that is no, since he does not have a contractual relationship with the Karan and therefore no basis for going for arbitration arises. देखिए कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जहां पे आपको बहुत ज़्यादा फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है पैसेज को. यहां क्लियरली मेंशन्ड है, जब आप पहली बार पैसेज पढ़ेंगे तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, और यहां पे बहुत साफ तौर पे दिया हुआ है, क्लियरली इट इज मेंशन्ड दैट आर्बिट्रेशन इज ओनली पॉसिबल when you have a contractual relationship before any kind of a offense or before any kind of malfunctioning of any particular function. So यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. So ये एक नॉर्मल केस है जहाँ पे एक इंसान ने चोरी करी है और वो चाहता है कि उसे आर्बिट्रेशन का बेनिफिट मिले, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जगह उसके ऊपर आर्बिट्रेशन क्लॉज के अनुसार आर्बिट्रेशन के बाद तय किया जाए कि क्या वो सही है या क्या वो गलत, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने जो आंसर्स हैं उनको डिफरेंट कलर में किया है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 66 विल बी बी, बॉम्बे. नो, सिंस ही डज नॉट हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 67. अब देखिए ये क्वेश्चन उसी को थोड़ा सा, उसी कहानी को जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस की थी उसी पे आगे बात कर रहा है कि सपोज इन द अबव क्वेश्चन करण एंड मारन दे गो टू आर्बिट्रेशन एंड दे बोथ गिव देयर स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट, आफ्टर विच देयर आर्बिट्रेशन बिगिंस. और यहां पे क्या हो रहा है कि कोर्ट को करण जाकर के बाद में बोल रहा है कि जो आर्बिट्रेटर है वो मेंटली फिट नहीं है, तो वो चाहता है कि कोई दूसरा प्रोसेस फॉलो किया जाए. तो देखिए हम आपसे क्या पूछा गया है कि क्या यहां पे कोर्ट जो है वो करण के ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करेगा. अब देखिए यहां पे एक बेसिक फिलॉसफी को फॉलो किया गया है कि कोर्ट आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेगा. लेट्स से इफ यू आर गोइंग फॉर द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर. बट यहां पे क्वेश्चन करण का ये नहीं है कि वो ये कह रहा है कि आर्बिट्रेशन गलत तरीके से हो रहा है. करण का तो यहां बेसिक ऑब्जेक्शन है दैट द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द आर्बिट्रेशन इज नॉट अ मेंटली फिट पर्सन टू गो फॉर द प्रोसेस. तो डेफिनेटली यहां पे करण की बात को, करण के ऑब्जेक्शन को कोर्ट एंटरटेन कर सकता है. तो आंसर होगा again B for Bombay, that is yes, since the Karan claims that the arbitrator is unable to do his job, so court can take a step in this particular matter. Let's come to question number 68, and again in this particular question there is a company which is having a specialization in the search engine optimization, जिसे हम SEO कहते हैं. It is a kind of a tool by which you promote your things and the websites and the various links. And यहाँ पे क्या है, पूरी कहानी के बाद क्या चीज आ रही है कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के आर्बिट्रेशन क्लॉज को इन्वोक करना चाहते हैं, जबकि पहले इन्होंने डिसाइड किया है that the place for the litigation will be X.
which has been already mentioned, that is Delhi. पर देखिए again the question is that Dick claims that such an objection cannot be considered. आपको बताना है कि क्या जो डिंग है, ये जो डिंग ने बोला है कि ऐसी चीज नहीं हो सकती है क्योंकि हमने पहले दिल्ली डिसाइड किया था, तो अब आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर के आर्बिट्रेशन के प्रोविजन को, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोविजन दिया गया है आर्बिट्रेशन का, आप उसे इन्वोक करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर ये पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहां पे हमने आर्बिट्रेशन को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं किया है। अगेन आप एक चीज को समझिए कि ये पैसेज हमें कहता है कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेशन, दैट इज अ सेपरेट थिंग, एंड ओवरऑल इफ वी वांट टू चैलेंज एनी काइंड ऑफ अ थिंग रिलेटेड टू द आर्बिट्रेशन, इट इज अ डिफरेंट थिंग। तो देखिए यहां पे जो डिंग है उसका ये कहना है कि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से उसे फर्क पड़े या नहीं पड़े, पर जो सेकंड पार्टी है, जो ब्लिंग है, उसका यह कहना है कि भाई ऐसा है कि हम तो इस चीज को चैलेंज करना चाह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का क्लॉज ही गलत है या वो क्लॉज ही नहीं होना चाहिए था। तो इस चीज की जो हियरिंग है ये बॉम्बे हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। तो यहां पे जो आंसर होगा दैट विल बी सी, नो सिंस द कोर्ट कैन एंटरटेन ऑब्जेक्शंस एज टू द न्यूलिटी एंड वॉइडेबिलिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन क्लॉजेज। Now let's come to question number 69. Which of the following are not the factor on basis of which a court may intervene in a arbitral proceeding? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं होगा जिसके बेसिस पे कोर्ट इंटरवीन नहीं करेंगे। तो देखिए पहला है whether parties have been able to appoint an arbitrator. Second, whether the arbitrator is performing his functions, whether the arbitrator is arriving at the correct decision. Now again, this is the thing, क्योंकि ये arbitration के decision से related है, तो यहाँ पे कोर्ट बीच में इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेगा। तो हमारा जो सवाल है उसके हिसाब से correct answer should be C. Now let's come to question number 70th, which is the last question for this particular passage. Now this question says that which of the following statement, if true, weaken the argument made by the author that the interim orders through arbitration are ineffective? ऐसे questions को थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, because they are asking you a kind of a statement which you are required to choose, which can weaken the argument of the author on the interim orders. अब देखिए interim orders are made within 1 day of the hearing, no such weakness, or interim orders are enforceable via fines for the non-compliance, and it is usual for the parties in arbitration to pray for the interim orders. तो अगर हम ये कहें कि इंटरिम ऑर्डर्स आर एनफोर्सेबल, यानी इंटरिम ऑर्डर्स भी एनफोर्सेबल हो सकते हैं, और एनफोर्सेबल कैसे हो सकते हैं कि आप फाइन लगा सकते हैं फॉर द नॉन कंप्लायंस, तो इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ रेमेडी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये अगर ट्रू होगा तो ये बताएगा कि अगर ये सच है तो ऑथर का ये कहना कि इंटरिम ऑर्डर्स इफेक्टिव नहीं होते, ये अपने आप में उसके स्टेटमेंट को वीक बना देगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होना चाहिए अगेन बी, स्टेटमेंट बी, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बी, बॉम्बे। Now we will come to the next passage, that is passage 2. Now this passage 2 is on the Contract Act of 1872 and Indian Contract Act of 1872. यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 4 की बात की है। अगर आप देखेंगे, आप इसे पढ़ेंगे, सेक्शन 4 के बारे में बात हो रही है, सेक्शन 7 के बारे में बात हो रही है, और फिर थोड़ा सा एक कंक्लूजन बताया गया है। एक्सेप्टेंस ऑफर, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे प्रोविजंस डिस्कस किए गए हैं। इस पैसेज को आप मॉडरेट मान सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, और यहां पे बेसिकली जो बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उसी के बारे में यहां पे चर्चा की गई है। दे हैव डिस्कस द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिवोकेशन कैसे होता है, ऑफर का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, इन सब बेसिक चीजों के बारे में यहां पे डिस्कशन किया गया है। ठीक है, now let's come to question number 71. Now question number 71 says that Vishwamitra Industries is in a business of the production of the steel pipe, और ये जो AZB है, जो सेकंड कंपनी है, वो इनसे 1000 स्टील पाइप लेना चाहती है एक पर्टिकुलर डायमेंशन के, और इन्होंने विश्वामित्रा को अप्रोच किया
और इन्होंने विश्वामित्रा ने इनको 100 रुपीज पर स्टील पाइप का कोटेशन दिया, जिसे AZB ने नेगोशिएट किया 60 रुपीज पर स्टील पाइप। आपको यह कहना है कि वेदर AZB लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। नो, इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम द पैसेज दैट ऑफर विल बी एक्सेप्टेड इफ इट इज कम्युनिकेटेड एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय बोथ द पार्टीज इन अकॉर्डेंस टू द टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड इन द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे क्या हो रहा है, 100 रुपए की कोटेशन आ रही है आपके पास, आप उसे नेगोशिएट कर रहे हो 60 रुपए पे, तो सामने वाला भी अभी बाउंड नहीं है कि वो आपकी बात से एग्री होकर के क्या 60 रुपीज पर पाइप पे आपको पाइप सप्लाई करेगा भी या नहीं करेगा। तो यहां पे द इफेक्टिव आंसर शुड बी सी, दैट इज कैलकाटा। नो, एज AZB लिमिटेड हैज गिवन द काउंटर ऑफर एंड इट इज ऑन द विश्वामित्रा इंडस्ट्रीज टू एक्सेप्ट द सेम। यानी पहले विश्वामित्रा इंडस्ट्रीज ने अपना ऑफर दिया, AZB ने उसको काउंटर ऑफर दिया कि 100 रुपए बहुत ज्यादा है, वी वांट टू नेगोशिएट इट टू 60 रुपीज। अब ये विश्वामित्रा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर दे आर रेडी टू सप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर रेट और नॉट। तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टिल नाउ, सो आंसर शुड बी सी। Now, question number 72, there are two situations which they have given in this particular question. Situation X क्या कह रही है कि A ने B को एक डेल लैपटॉप ऑफर किया है 50,000 का और B ने एक्सेप्ट कर लिया, और इमीडिएटली B ने कहा कि नहीं, मुझे डेल नहीं चाहिए, मुझे मैकबुक चाहिए, मैकबुक प्रो रेदर फॉर 50,000, और A ने फिर मना कर दिया क्योंकि A ने तो एक्चुअली डेल के लिए बोला था। ठीक है, सिचुएशन Y कह रही है कि A ने ऑफर किया कि एक क्वीन साइज विदाउट स्टोरेज डबल बेड ऑनलाइन डाला कि आई हैव अ डबल बेड विच आई वांट टू सेल एंड द कंडीशंस आर दैट इट इज अ विदाउट स्टोरेज, यानी इसके अंदर कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है और ये ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। बी ने एडवर्टाइजमेंट देखा और उन्होंने ए से ये परचेज करने के लिए 10,000 रुपीज देने के लिए अपना वादा किया, ऑफर किया। ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई 50% अमाउंट हमें एज अ एडवांस चाहिए और बी ने ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। आपको ये बताना है वेदर ए एंड बी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट एज पर सिचुएशन एक्स एंड वाई। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें यहां कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है। अब देखिए, सिचुएशन एक्स की बात करेंगे तो यहां कॉन्ट्रैक्ट एंटर ही नहीं हुआ बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफर्स। देखिए, पहले ए ऑफर कर रहा है अ लैपटॉप विच इज ऑफ द डेल कंपनी, बी वांट्स टू टेक द लैपटॉप इन 50,000 बट बी वांट्स टू टेक द मॉडल विच इज द डिफरेंट मॉडल दैट इट इज गिवन मैकबुक प्रो। तो डेफिनेटली ए इज नॉट agreeing to sell his particular thing at ₹50,000, तो यहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं होता है। पर अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन वाई पे जाकर के बात करेंगे तो यहां सिंपल सी चीज है कि एक इंसान ने एक पर्टिकुलर बेड को सेल करना अग्री किया है और वो अग्रीमेंट कैसे हो रहा है कि वो ये कह रहा है कि भाई ये नो स्टोरेज कैपेसिटी का बेड है, उसने ऑनलाइन डाला, एक इंसान ने 10,000 रुपए की प्राइस डाली और जो यहां पे सेलर है वो रेडी है उस प्राइस के लिए, बस उसकी एक ही शर्त है कि 50% ऑफ द अमाउंट हैज टू बी ट्रांसफर्ड एज एन एडवांस विच हैज बीन डन बाय द बायर, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। सो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। ए एंड बी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट एज पर सिचुएशन वाई। Let's come to the next question. अब देखिए यहां क्या है कि a person whose name is Kilo, he offered to sell his queen size without storage double bed on an online site. Again, the double bed which has been offered by the Kilo is without storage, यानी इसमें कोई storage capacity नहीं है। ठीक है, और ऑनलाइन इन्होंने डाल दिया। नाउ मेटा सॉ द एडवर्टाइजमेंट एंड ही ऑफर्ड द किलो टू परचेज द सेम फॉर 10,000। किलो एक्सेप्टेड द सेम ऑन द कंडीशन दैट 50% कंसीडरेशन टू बी पेड इन एडवांस। यहां तक बिल्कुल वही कहानी चल रही है जो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में थी। Again, Meta transferred ₹50,000 in the Kilo's account, but when Meta came to pick up the bed, he showed the surprise that the bed is a non-storage and requested Kilo for the revert the advance payment. Can Kilo refuse the same? अब देखिए, Meta को ये चीज पहले से क्लियर थी that the product which has been offered by the Kilo, queen size bed, it was no storage capacity bed. It is clearly given. देखिए ऊपर की पहली दो लाइनों में entire specification of the bed is given that it is a queen size bed without storage double bed. ठीक है, तो यहां पे किलो ने जो पैसा ट्रांसफर दिया है, जो पैसा ट्रांसफर किया है
जो किलो ने जो पैसा लिया है मेटा से, उसके लिए मेटा को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरी टर्म एंड कंडीशन और द स्पेसिफिकेशन टू दैट बेड इट वाज क्वाइट क्लियर. सो द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शुड बी बी फॉर बॉम्बे. द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वाज अ ऑफर, एक्सेप्टेंस, पेमेंट ऑफ द पार्ट कंसिडरेशन एंड क्लियरली इट वाज मेटा हु हैड गिवन द ऑफर एंड किलो हैज एक्सेप्टेड द सेम. So again, this particular question was easy one. Now let's come to the question number 74. Now this question says that a particular stylist, she was styling the Katrina's wedding look, and the Katrina, the customer, she has requested for a particular jewelry, that too from the Tanishq, which is a special brand for Katrina, और मनीषा उससे अग्री करती है. So there is a meeting of mind कि स्टाइलिस्ट को कस्टमर ने कहा कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर ज्वेलरी तनिष्क ब्रांड की चाहिए, और जो स्टाइलिस्ट है, जो मनीषा है, वो कैटरीना की बात पे अग्री होती है. तो इसे हम कहते हैं कंसेंसस एट आइटम, अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम. आगे हम चलते हैं कि बाद में क्या हुआ कि एक दिन पहले शादी के ट्रायल पे कटरीना को ज्वेलरी तो बहुत पसंद आई, पर उन्हें यह पता चला कि दिस ज्वेलरी वाज नॉट फ्रॉम द तनिष्क ब्रांड. आपको यह बताना है क्या देयर इज अ ब्रीच इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली इट इज अ ब्रीच. देखिए, पसंद नापसंद की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो ओरिजिनल बात हुई थी वो एक ब्रांड को लेकर के हुई थी, और अगर स्टाइलिस्ट ने वो ब्रांड की ज्वेलरी प्रोवाइड नहीं की है तो डेफिनेटली इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 74 में आंसर होना चाहिए ए एप्पल. दैट इज यस, देयर वाज अ कंसेंसस एड आइटम इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ज्वेलरी, there was a valid contract, hence failure to arrange the jewelry from the Tanishq amounts to breach of the terms of contract. Now the next question, the Manesar Realtors Limited offers to sell the residential flat to the customer. Josna offered a purchase one of the flats with the condition that flat must be ready for the possession on the 10th of June 2022. The Manesar accepted the contract but failed to deliver the flat on 10th of June. Whether there was a valid contract, obviously बात है. देखिए, अभी आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? डेफिनेटली इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर के आप ये कहें कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि यस, देयर वाज अ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दैट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हाउएवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय मानेसर रियल्टर्स लिमिटेड, क्योंकि उन्होंने जो एक स्पेसिफाइड प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं किया. तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे कंक्लूड हुआ है. नाउ द नेक्स्ट पैसेज इट टॉक्स अबाउट द एलिमेंट ऑफ द कंसेंट, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. और कंसेंट कब फ्री नहीं होती उसके बारे में भी यहां पे बात की गई है, जैसे फ्रॉड क्या होता है, एंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, कॉर्जन क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या मिस्टेक क्या होता है. ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये एक छोटा सा पैसेज था. मॉडरेट में इसको बोलूंगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. The first question in this particular passage that Rahul he secretly took pictures of Tanisha when she was taking a shower, and Rahul was a senior employee in the company of the Tanisha's husband Abhijit Tawar, and Tanisha threatened Rahul that if he does not move out of the husband company, she will be going to file a police complaint against the Rahul. तो आपको ये बताना है What should be the court's observation? क्या यहां पे राहुल जीतेंगे या यहां पे तनीषा जीतेगी? तो देखिए, सिंपल सी बात है, तनीषा जीत जाएंगी, क्योंकि यहां मना किया गया है कि भाई अंडू इन्फ्लुएंस क्या है, कॉर्जन क्या है. जब आप किसी को प्रेशराइज करें दैट यू विल कमिट सम काइंड ऑफ अ इलीगल एक्ट, और यू आर कमिटिंग सम काइंड ऑफ अ इलीगल एक्ट, एंड अंडर दैट प्रेशर द पर्सन इज गिविंग द कंसेंट. But just to lodge a police complaint is not एन इलीगल एक्ट. अगर मैं किसी को कहता हूं कि भाई मैं आपके खिलाफ पुलिस में जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली ये मेरा राइट है, क्योंकि ये तो आगे पुलिस कार्रवाई में पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट, वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, और वेदर इट इज अ केस ऑफ अ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. सो डेफिनेटली गिविंग अ थ्रेट टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय द एलिमेंट ऑफ द कॉर्जन. सो डेफिनेटली द आंसर शुड बी डी, दिल्ली. Tanisha can win because filing a criminal case and backing out of a company is not a illegal act, and thus the consent cannot be said to be obtained by coercion. ठीक है. Now next question is, Reserve Bank of India sets the base rate below which no bank may lend. यानी रिजर्व बैंक ने क्या कहा कि भाई मिनिमम 10.5% का इंटरेस्ट रेट तो हमारा बेस है, इससे कम में आप किसी को लोन नहीं दे सकते. ठीक है. अब एक पर्टिकुलर इंसान है, फार्मर है, इन्होंने लोन लिया, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूं, तो इन्होंने लोन लिया
और 10,000 रुपए का लोन इन्हें बैंक ने दिया है 11.5%, 11.5% पे, और आफ्टर पेइंग द कपल ऑफ इंस्टॉलमेंट ही रिफ्यूजेस टू पे द amount that claiming that his consent was obtained through the undue influence. Now undue influence कब होता है? Whereupon the one party is in position to dominate the will of second party. But the thing is that कि राम मेहर एज अ फार्मर ही विल बी लायबल टू पे. वाई? बिकॉज देखिए हमारा एक बेस रेट फिक्स है कि इससे कम में नहीं देंगे, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि इससे ज्यादा में नहीं दिया जा सकता, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि बैंक ने जबरदस्ती फायदा उठाते हुए राम मेहर जी को लोन प्रोवाइड किया. तो ये तो एक नेचुरल सी चीज है कि आपको पहले से पता था कि 11.5% पे आपको लोन मिल रहा है. स्टिल इफ यू अग्री टू टेक द लोन ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट और the interest rate, it is your wish. So there has been no exercise of undue influence by the bank. So the answer should be B for Bombay. Ram Meher Singh is liable to pay the rest of the installment as there is no undue influence merely by the fact that the bank is at dominating position. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 78. नाउ सैंडी वाज अ न्यू बिजनेसमैन एंड ही वाज वर्किंग हार्ड. और एक बार वो अपने दो दोस्तों को कुछ पैसा उधार देते हैं. रिया एंड रणवीर 60,000 रुपीज लेके जाते हैं. आफ्टर 3 months जब वो लोग तीनों एक साथ लंच कर रहे होते हैं तो रिया रणवीर से पूछती है कि भाई क्या ये पैसा चुका दिया गया है. द क्वेश्चन गॉट लॉस्ट इन द कॉन्वर्सेशन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि बातों ही बातों में वो जो सवाल पूछा गया था वो चूक गया. No particular reply was given because they were enjoying the meal, they were having the lunch together. और बाद में क्या होता है, रिया 60,000 रुपीज डिपॉजिट करवा देती है क्योंकि उसको पता रहता है कि शायद नहीं दिया होगा, और उसे बाद में पता चलता है कि ये पैसा दिया जा चुका था. तो रिया अक्यूज सैंडी ऑफ फ्रॉड ऑन रियलाइजिंग दैट रणबीर हैड रिटर्न्ड द मनी टू हिम. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यहां पे सैंडी की तरफ से कोई फ्रॉड हुआ है? देखिए आप जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इट विल बी क्वाइट क्लियर दैट इफ आई वांट टू कमिट फ्रॉड देयर मस्ट बी सम एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट फ्रॉम माय साइड, सम डेलिब्रेट कंसीलमेंट, सम काइंड ऑफ अ डेलिब्रेट थिंग which by which I am inducing the other person to believe on me and I am doing a malified intention wrongful act. यहां ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है जो हमारे फ्रॉड के एलिमेंट को एस्टेब्लिश करता है. यानी सैंडी ने तो यहां बात ही नहीं करी. और देखिए आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन में जो फ्रेजेस होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज होती है उससे फील लेना चाहिए दैट this question got lost in the conversation because they were having a kind of a get together, a lunch. तो बातों ही बातों में इस सवाल का जवाब देने से रह गया. हो सकता है कि सैंडी उस समय बता ही देते कि वो पैसा मेरे पास वापस से आ चुका है. तो आप यहां पे फ्रॉड को प्रूव नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन नंबर 78 आंसर शुड बी सी. रिया विल नॉट सक्सीड एज द एलिमेंट ऑफ फ्रॉड आर नॉट फुलफिल्ड. अगेन इट वाज अ इजी वन. क्वेश्चन नंबर 79. Mr. Salim had a famous paint shop in the Karnal district of Haryana and one सयानी तनेजा जो कि रिनोवेट कर रही हैं अपनी बिल्डिंग को, ये उनकी दुकान पे जाती है एंड शी परचेज द बकेट्स ऑफ ग्रे कलर एंड सलीम हु बिलीव्ड, आप ये समझिएगा क्या लिखा है कि सलीम हु बिलीव दैट द बकेट्स आर ऑफ ग्रे, यानी उन्हें पता है कि ये बकेट्स, उनको पता है कि जो पेंट मैं सेल कर रहा हूं ये अभी ग्रे कलर का है, पर ये 5 बकेट्स देते हैं. बाद में पता चलता है कि उसमें से 3 में से ब्लैक पेंट निकला. तो देखिए सलीम का इंटेंशन जानबूझ करके गलत पेंट बेचने का नहीं था, तो कोई भी एक्टिव कंसीलमेंट उन्होंने नहीं किया, तो फ्रॉड तो यहां पे एस्टेब्लिश नहीं होता. फ्रॉड तो तब होता जब जानबूझ करके वो उनको दूसरा इंफीरियर पेंट देते या किसी और कलर का पेंट देते. बट इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ केस ऑफ अ मिसरिप्रेजेंटेशन वेयर अपॉन, या मिस्टेक को आप कह सकते हैं. तो यहां पे ये जरूर है कि जो सयानी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती हैं. यस, शी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एज द कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड अंडर मिसरिप्रेजेंटेशन. तो ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, सलीम ने गलती से दे दिया, पर हां इस गलती के लिए सयानी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकती हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती हैं. तो क्वेश्चन नंबर 79 आंसर शुड बी सी फॉर कैलकाटा. क्वेश्चन नंबर 79 आंसर शुड बी सी. Now let's come to question number 80th, and this says that a buyer at an auction bought a property described with the reference to a plan. The buyer was under the assumption that he was well versed with the property. यानी इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, बायर को ये अजम्पशन है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता है, यानी ही इज क्वाइट क्लियर दैट हिज डिसीजन इज अपराइट. ठीक है, और बाद में पता चलता है कि
there is a garden plot which he thought was a part of the property was not in the fact included in the plan. Can he revoke the contract now? No, he cannot revoke the contract, क्योंकि ये clearly mentioned है कि buyer पहले से इस presumption में था. आप इसे कह सकते हैं कि इस over confidence में था कि he knows each and every detail about the property, so therefore he has taken the deal by his own knowledge, by his own will, by his own volition. तो definitely तो ये आप contract को avoid नहीं कर सकते. तो question number 80th answer will be A. No, he cannot revoke the contract as it was his unilateral mistake of fact. ये bilateral mistake नहीं है, दोनों तरफ से नहीं हुई है, ये केवल buyer की तरफ से mistake हुई है, तो इस contract को avoid नहीं किया जा सकता. Now let's come to passage number 4. Now this passage is based on article 213 जिसके अंदर गवर्नर की पावर डिस्कस की गई है, आर्टिकल 123 जिसके अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स है रिगार्डिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ, द ऑर्डिनेंसेस एंड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें इसके आंसर्स निकालने हैं. तो पहला क्वेश्चन है, द गवर्नर ने एक लॉ पास किया है. अब देखिए जहां गवर्नर की बात आ गई, डेफिनेटली आई विल बी टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ आर्टिकल 213 क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है द पावर ऑफ गवर्नर आर अंडर आर्टिकल 213. तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ए डी में से होगा. ये तो बहुत ही क्लियर सी बात हो गई और आपको सिर्फ ये चूज करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है कि मॉनसून सेशन होना चाहिए या फिर जो अगला सेशन है वो होना चाहिए. तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द डेट इट विल बी इन द मॉनसून सेशन. तो आंसर शुड बी बी फॉर बॉम्बे. आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मॉनसून सेशन. Now, question number 82. The governor of Karnataka passed the Karnataka Protection of Right of Freedom of Religious Ordinance 2020. Prior to the presentation of the ordinance before the state legislature, an NGO challenged the same before the High Court of the Karnataka. Does the court have a jurisdiction to interfere into the constitutionality of the ordinance? आपको ये बताना है. Yes. आपको बिल्कुल कोर्ट को अधिकार है उसे रिव्यू करने का, यानी आपका जो प्रोक्लेमेशन है, आपका जो प्रोम्युलेशन है, आपका जो ऑर्डिनेंस है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो उसको ड्राफ्टिंग है, it does not have any kind of a immunity from the judicial review. So the answer to the question number 82 will be C, Calcutta. Now question number 83. The parliament had to determine which of the following for them to disapprove the ordinance. तो आपको ये बताना है. तो देखिए पहली चीज है कि अगर डिसअप्रूव करना है तो पार्लियामेंट को कौन कौन से पॉइंट्स पे सोचना चाहिए. पहला पॉइंट है टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड ऑर्डिनेंस ऑफ 21 एंड एक्सपीडियंसी टू प्रोम्युलेट द सेम. यस. To determine whether the provisions of the insolvency, again it is yes. So it was easy. यानी बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर लॉ को अगर डिसअप्रूव करना है तो आपको उसकी एक्सपीडियंसी पे सोचना चाहिए, वैलिडिटी पे सोचना चाहिए और प्रोविजंस के बारे में सोचना चाहिए. इन दोनों पॉइंट्स पे, पॉइंट नंबर ए और बी पे सोचने के बाद पार्लियामेंट चाहे तो इसको डिसअप्रूव कर सकती है. तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 83 शुड बी सी फॉर कैलकाटा, दैट इज बोथ ए एंड बी. Now next question. The above ordinance has been promulgated under which provisions of the law? आपको ये बताना है. तो डेफिनेटली अगेन पार्लियामेंट की बात चल रही है. पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज द प्रेसिडेंट हैज promulgated the ordinance. Again the question number 84 was a easy one. Now the last question. As the ordinance insolvency and the bankruptcy court amendment ordinance of 21 was disapproved by the parliament, it will be termed as the ordinance is rendered to cease to operate. This particular question is quite visible from this particular passage. Now the next passage, it was on the topic of the nuisance from the law of tort. And here in this passage they have defined about the public nuisance, which is basically a criminal offense under IPC also, as you all know, and about the private nuisance and the different factors to determine the nuisance. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं था. एंड इनफैक्ट अगर आपने एक बार इस पैसेज को पढ़ लिया तो सारे जो क्वेश्चंस इस पैसेज से रिलेटेड हैं उन्हें करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी. ठीक है. Now, first question is that a retired police inspector residing at Kolhapur filed a PIL in the High Court of Mumbai stating that the urination on the street amount to a public nuisance. और आप प्रिसाइडिंग जज हैं तो आप बताइए इनमें से कौन से एलिमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे if you want to entertain this particular PIL. Now the elements are whether the society is affected at a large. डेफिनेटली देखिए अगर हम पब्लिक न्यूसेंस को कैटर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही यही होता है और ये चीज यहां पैसेज में भी डिस्कस की गई है कि इफ बाय एनी ऑफ द एक्ट इफ द सोसाइटी इज अफेक्टेड एट अ लार्ज देन ओनली वी विल मींस काउंट दैट पर्टिकुलर एक्ट इनटू पब्लिक न्यूसेंस. ठीक है.
उसके बाद हम चलते हैं, वेदर द इनकन्वीनियंस इज कॉज्ड ओनली टू द इंडिविजुअल, ये फैक्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टू एस्टेब्लिश वेदर द इंटरफेरेंस इज सब्सटेंशियल, डेफिनेटली इट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर कि सब्सटेंशियल होना चाहिए। मियर अ सिंगल इंसिडेंट cannot be a cause for a public nuisance. And the last is to determine whether the nuisance can be compensated in the monetary terms, definitely not. So our answer is 1 and 3 quite visible. ऑप्शन सी, जो ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा है, जो कह रहा है कि कोर्ट को फर्स्ट और थर्ड के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, तो आंसर शुड बी सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, संगम सोसाइटी है, जिम खोला इन्होंने टॉप फ्लोर के ऊपर और आउटसाइडर्स को भी मेंबरशिप दे रहे हैं, एंड द जिम इज वेरी पॉपुलर एंड इट इज वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग 5 till 11:30 in the night. And after few months the resident of the building, they started complaining of the loud music and it is causing disturbance to the residents of the society. And what are the remedies which are available to the residents of the building A of that particular society? अब देखिए, आपको ये बताना है कि भाई ये जो सोसाइटी में जो बिल्डिंग ए है, जो टावर ए है, वहां के लोगों के पास कानूनन क्या क्या समाधान है, क्या क्या रेमेडीज है। तो अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड, आप इंजंक्शन पे जा सकते हैं, स्टे पे जा सकते हैं, अबेटमेंट पे जा सकते हैं, फाइन पे जा सकते हैं, सेंटेंस पे जा सकते हैं, इवन यू कैन क्लेम द मॉनेटरी डैमेजेस। ऑल द रेमेडीज विच आर मेंशन्ड इन ऑप्शन ए, दे ऑल आर देयर फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ बिल्डिंग ए। क्वेश्चन नंबर 88, नाउ दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट अप्लाई योर कॉमन रीजनिंग एंड यू विल फाइंड द आंसर। अगर आपने एक बार भी इस पैसेज को पढ़ करके इसके कॉन्सेप्ट और थीम को समझा है तो दोबारा इस क्वेश्चन को करते समय आपको पैसेज पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। X and Y, they are the best friend and they are living in the same society and they go to the same tuition. X के पास एक डॉग है ब्रूनो और ब्रूनो loves to play with Y. But whenever he comes to Y house, he dumps on his doormat. Now this is a simple act of a private nuisance, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी एट अ लार्ज तो अफेक्ट नहीं हो रही है, एक इंसान के डॉग के कारण से दूसरे को परेशानी हो रही है, तो इट विल बी अ केस ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस। सो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 88, द आंसर शुड बी बी फॉर बॉम्बे, प्राइवेट न्यूसेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, Which of the following is untrue in the terms of a public nuisance? आपको बताना है इनमें से कौन सा अनट्रू है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रख के आपको सॉल्व करना चाहिए। कभी कभी ये ट्रू भी पूछ लेते हैं या फॉल्स भी पूछ लेते हैं, और कभी कभी अनट्रू पूछ रहे हैं, दैट इज बेसिकली फॉल्स पूछ रहे हैं आपसे। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा is untrue in the terms of a public nuisance. A public nuisance is a criminal wrong. It is true or false? It is true. A nuisance can be a private as well as public. Definitely it is true. A public nuisance is an act or omission that does not offset damages or the inconvenience of the right of the community. This is perfectly false. And in public nuisance cases, a fine or a sentence may be imposed in addition to the abatement or the injunctive relief. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इन चारों में से ऑप्शन सी इज अनट्रू, तो योर आंसर शुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा इनमें से एग्जाम्पल है जिसे आप पब्लिक न्यूसेंस हेड में नहीं लेंगे। पहला है, मेट्रो रेल के कारण रेजिडेंट्स को डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो डेफिनेटली सोसाइटी एट अ लार्ज इज अफेक्टेड, इट विल बी अ पब्लिक न्यूसेंस। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है और उसमें म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो लोगों को दिक्कत आ रही है, जो आसपास के जो रहवासी हैं, जो लोग बाग आसपास रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है, पब्लिक न्यूसेंस है। डाइवर्जन ऑन अ रोड ड्यू टू द फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन, रोड इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड बाय जनरल पब्लिक एट अ लार्ज, तो अगेन इट इज अ केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस। एंड इनकन्वीनियंस कॉज टू द नेबर ड्यू टू द रिपेयर वर्क ऑन द 9th फ्लोर। अब 9वें फ्लोर पे काम चल रहा है, 9th फ्लोर पे टावर है, उसका 9th फ्लोर पे काम चल रहा है, तो आसपास के मकान यानी उस 9th फ्लोर पे जो बाकी के फ्लैट्स हैं उन्हें दिक्कत हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ केस वेयर अपॉन द जनरल पब्लिक एट अ लार्ज इज अफेक्टेड, सो इट विल बी अ केस ऑफ अ प्राइवेट न्यूसेंस। आपको ये बताना है कौन सा पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, एक ही बात है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, जो डी है, इट इज नॉट द केस ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस, सो द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 90th विल बी डी, दिल्ली। Now, next passage, it talks about the right which are given in the Constitution of India regarding
द वेरियस एस्पेक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया है इन्होंने, राइट टू एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन है. सो बेसिकली इट्स अ जनरल पैराग्राफ विच इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ द लॉ एंड they have mentioned the few provisions in this particular passage. Now question number 91 is like again जैसा कि मैंने आपको just पहले वाले passage में कहा था कि always solve the question by following your own reasoning also, and it is not required that in every question you should consult the passage because they can be the questions whereupon naturally you can get the answer. अब देखिए ए जा रहा है अपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी वार्टी करने के लिए, दो बच्चे मिले, उन्होंने उनसे खाना मांगा, इन्होंने मना कर दिया. ठीक है, अब ये सारा सीन एक सोशल वर्कर देख रहा है, तो आउट ऑफ सिंपैथी वो कह रहा है कि भाई आपने भूखे बच्चों को खाना नहीं दिया, तो वो ये चाह रहा है कि भाई कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे कि उन्होंने राइट टू फूड ऑफ द चिल्ड्रन इस पर्टिकुलर को वायलेट किया है. क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं. देखिए एज अ प्राइवेट पर्सन आपका एक एथिकल ग्राउंड हो सकता है, एक मॉरल ड्यूटी हो सकती है, पर लीगली आपका कोई ऑब्लिगेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता कि जो इंसान आपसे खाना मांग रहा है आप उसे खाना देंगे या सप्लाई करेंगे. हम उन्हें लीगली बाउंड नहीं कर सकते. तो दैट इज द रीजन क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर होना चाहिए डी फॉर दिल्ली. द कोर्ट हेल्ड दैट द ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट टू बी हेल्ड लायबल बिकॉज राइट टू फूड इज अ फंडामेंटल राइट, बट रिफ्यूजिंग द फूड टू समबडी विल नॉट बी काउंटेड एज अ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट. क्वेश्चन नंबर 92. अब देखिए यहां क्या है कि सरकार, एक जो टाउन है वहां पे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि that this amount of diet has to be given to every child, and it is also they have fixed the constitution of the diet in terms of the calorie values or the kind of the elements or the proteins, vitamins which should be the part of the diet or the nutritious diet it has to be given. So basically उन्होंने क्या किया, कानून बना करके स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हर बच्चे को इतना इतना एलिमेंट आपको रोज खाने के लिए देना ही पड़ेगा. हमारा मुद्दा ये है कि वहां जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये आर्बिट्रेरी लॉ है, ये फॉलो नहीं होना चाहिए. ऑब्वियसली बात है, आप सरकार लोगों को एडवाइस कर सकती है कि भाई आप अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा आपको मिल्क लेना चाहिए, आपको कैल्शियम प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, आपको जो भी आप अच्छा खा सकते हैं वो आपको खाना चाहिए. बट आप बाउंड करके कोई कानून नहीं बना सकते कि दिस पर्टिकुलर मिनिमम डाइट और दिस अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट यू हैव टू गिव टू एवरी चाइल्ड. तो डेफिनेटली दिस इज द आर्बिट्रेरी लॉ. तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर. ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 92, ऑप्शन सी इज द परफेक्ट आंसर. ठीक है, let's come to question number 93. Anita is a teacher in one of the government schools, and that school was supplying the midday meal, which is a project of the central government. And after some time, Anita, when she checked the quality of the meal, she was surprised that not exactly the things which are supposed to be given to the children, it was supplied from their side. So now she wants to take the issue to the court, and you need to advise her. So definitely she has every right to go to the court, because right to food means right to nutrition and hygienic food, and not only food which is harmful which proves to be fatal. भाई देखिए, अगर आपकी जानकारी में है कि बच्चों को जो खाना दिया जा रहा है वो उचित मात्रा में नहीं है, या वो हाइजीनिक कंडीशंस पे अप्रूव नहीं हो रहा है, या वो न्यूट्रिशियस नहीं है, या उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, तो डेफिनेटली आप कोर्ट के अंदर जाकर के उस पर्टिकुलर चीज को परस्यू कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 92, द परफेक्ट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा. Let's come to question number 93. I'm sorry, we have skipped. Okay, so question number 93 पे हम आते हैं. So the question number 94. Purvi and her family comes under the BPL, the below poverty line वाला जो फंडा है, and during the lockdown जब उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो उन्हें पता चला कि मिस्टर एक्स was distributing the food and ration by the road. यानी ये कोई एक इंसान है जो कि लॉकडाउन में लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड. तो पूर्वी इनके पास जाती है टू टेक द फूड विद द इंटेंशन टू गेट समथिंग, बट मिस्टर एक्स रिफ्यूज्ड दैट दिस फूड इज ओनली फॉर द बेगर्स, एंड Purvi is not a beggar. She is, although she is in the BPL category, but she is not the beggar. अब ये मिस्टर एक्स की चॉइस है कि वो किसे खाना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि उन कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि उन्हें हर किसी को खाना डिस्ट्रीब्यूट करना है.
मॉरली होना चाहिए कि किसी भी भूखे को वो खाना देंगे, इट इज एक्सेप्टेबल, बट लीगली हम उन्हें बाउंड नहीं कर सकते। तो अगेन वही चीज आ जाती है कि ऑप्शन डी जो कह रहा है कि एक्स विल नॉट बी हेल्ड लायबल बिकॉज ही वॉज वॉलंटरली डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड, वो किसी गवर्नमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो उनका एक इंडिविजुअल चैरिटी का एफर्ट है, जिसके कारण से वो जो भी हो सकता है अपनी तरफ से आउट ऑफ द कोर्स जाकर के कर रहे हैं। तो ये उनकी चॉइस है कि वो किसे देते हैं किसे नहीं देते, इसके लिए उन्हें लीगली बाउंड नहीं किया जा सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 95 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज, इट टॉक्स अबाउट इज राइट टू फूड एन एब्सोल्यूट राइट एंड इट इज ऑलवेज जस्टिफिएबल, डिसाइड बाय द रीडिंग केयरफुली। डेफिनेटली अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप बड़े ही आराम से ये तय कर सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द परफेक्ट चॉइस, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। यानी अगर अभी तक आपने पिछले 4 क्वेश्चंस पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है और आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, नाउ the next passage, it talks about again the fundamental rights and the development of the fundamental rights in the light of the United States fundamental rights and the basic definitions and article 12 के बारे में 2021 और article 12 के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है। मॉडरेट पैसेज है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट आप मान लीजिए। तो ठीक है, अब देखिए, पर जब आप किसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। जो थोड़ी बहुत आपको एक्सरसाइज करनी है वो एक बार पैसेज पढ़ते समय करनी है, उसके बाद तो बड़ा ही सिंपल से इसमें सवाल पूछे गए हैं और हमेशा क्वेश्चंस की लेंथ को देख करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, एक्चुअली दे आर वेरी इजी टू आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन 96, ए लाइक टू सिंग, और इसे हमेशा कभी भी कहीं भी गाना अच्छा लगता है क्योंकि इसको गाना अच्छा लगता है, और इसके जो नेबर हैं वो उनके यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट हुआ है, एंड ए वुड सिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस ड्यूरिंग द लेट आवर्स ऑफ द नाइट। द नेबरिंग कपल they complained, but A in his defense said it is his fundamental right to sing whenever and at whatever pitch he wants. Definitely आपको इसमें यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट आपको ये थोड़ी ना इजाज़त देता है कि आप कहीं भी कभी भी कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरों के भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आप उनको एनक्रोच नहीं कर सकते। तो आंसर इज B for Bombay. No, A is liable for creating the nuisance because the fundamental rights are subject to the reasonable restrictions and one has to take care of their right also while exercising his or her own rights. ठीक है, now question number 97, Rishi went to visit in friend Ronak who lived in a mansion and Rishi fascinated by the Ronak mansion and came there with all his stuff. यानी ये भाई अपने दोस्त के यहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगा दोस्त का घर, तो ये तो अपना सारा सामान बोरिया बिस्तर लेकर के उसके घर पे सेटल होने आ गए और अब ये कहते हैं कि इट इज माई फंडामेंटल राइट टू एनक्रोच माई फ्रेंड्स प्रॉपर्टी। डेफिनेटली अगेन इट इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जिसके लिए आपको कोई ये पैसेज से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। आंसर आपका नो में निकलेगा, पहला ही ऑप्शन है, नो ऋषि कांट सेटल in somebody's house because it is their private property. It is a fit option for this particular question. So the question number 97, the perfect answer is A, apple, that is no. Now let's come to question number 98. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, एक शहर है O और 2019 में वहां पे वायरस आया, ये कोई हमारे ही किसी वायरस से रिलेटेड बात चल रही है। We all are suffering, like we are going and approaching towards this particular thing. और यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्पोज अ लॉकडाउन बिकॉज देयर वाज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एंड लॉट ऑफ पीपल वर इन्फेक्टेड बाय द डेडली वायरस एंड इट वाज कम्युनिकेबल। तो उस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने वहां पे क्या किया कि लॉकडाउन लगाने का सोचा है। आपको ये बताना है कि क्या अगर लॉकडाउन में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और आपके फंडामेंटल राइट्स कुछ समय के लिए सस्पेंड होते हैं तो क्या ऐसा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पैसेज, उन्हें सस्पेंड नहीं किया जाता या किया जा सकता। उसके अलावा आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ सस्पेंड किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, अगेन अ पर्सन
he wants to rich, so he started selling the drug. He becomes the part of a drug cartel and he is selling the drugs to the teenagers, and a criminal case was filed against Mr. I, and he said that it is his fundamental right to take the profession or the business of his choice. Definitely it cannot be the case, क्योंकि इलीगल चीज़ों के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. आपका फंडामेंटल राइट तभी तक चलेगा जब तक आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द any law or by the state or by the government. So the answer is B. Mr. A is liable, definitely. And then the C is saying that Mr. I is wrong and liable because the law imposes the reasonable restriction. So basically when we read B and C, we come to the conclusion that if we join B and C, we can approach to the better answer in relation. Like if suppose I only go for B, it appears to be incomplete. It is a kind of an answer but not proper. When I go to C, again it is a kind of an answer but not proper. But when I combine the elements of B and C, I move towards a better answer. So definitely I will do the same. So the answer is both B and C. That is D. D for Delhi is the answer. Both B and C. And the last question for this particular passage, that X, he is belonging to a lower caste, want to visit a temple for offering the prayer, but the priest at temple stopped him. Now again the question is very simple. The priest cannot stop anyone from exercising his fundamental right of religion when the constitution allow him, and the constitution does not allow अनटचेबिलिटी एट एनी पॉइंट. ये चीज़ें तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है और आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 100 में, ऑप्शन बी शुड बी द परफेक्ट चॉइस. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पैसेज ऑफ पैसेज 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉक, वेयर अपॉन द क्रिमिनल एंड द सिविल केसेस के बारे में थोड़ी सी बात चल रही है. क्रिमिनल चार्जेस, सिविल क्लेम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया गया है. मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मैलिशियस सूट क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है. और एंड में एक केस डिस्कस किया गया है, रीगल वर्सेस हाई ग्रेड सीड कंपनी 1942, जो कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर है. ठीक है. क्वेश्चन थोड़े से बड़े लग रहे बट दे वर नॉट सो डिफिकल्ट बेसिकली. अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. यहां पे दो जनों में लड़ाई हो गई, एक ने दूसरे को मार दिया और जो दूसरे जिसने मारा है, यानी कि जो कल्प्रिट है, उसके दोस्त ने अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी चौथे पे इल्जाम डाल दिया. दिस वाज द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन. नाउ आपको ये बताना है कि आपको बताना है कि बी और डी. बी तो वो है जो कि मर्डर कर रहा है और डी वो है जो इसको हेल्प कर रहा है और इसको बचा रहा है उस खून के इल्जाम से, और इसके लिए इसने ट्रैप डाला और एक और इंसान को, मिस्टर के को, इसने फंसा दिया. तो आपको दोनों की लायबिलिटी बतानी है. अब अंडरस्टूड सी बात है, दोनों ही लायबल होंगे. तो आप देखिए कौन से ऑप्शन पे आप आएंगे. ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो कह रहा है केवल डी लायबल है. ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो जाता है, ये कह रहा है केवल बी लायबल है. और ऑप्शन सी कह रहा है बी और डी दोनों लायबल हैं. तो डेफिनेटली हम लोग सी पे फोकस करेंगे, और जब आप सी को ज्यादा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फाइंड द आंसर इज ऑप्शन सी. तो क्वेश्चन नंबर 101, द आंसर शुड बी सी. 102. Now, a police officer, in order to save an influential person from the murder charge, he planted the murder weapon with a malicious intention in his servant room and even managed to put his fingerprint on it. तो बाद में आपको ये पता चलता है कि लाइक ए ने ये सारे काम किए किसी को बचाने के लिए, और आपको ये चूज करके ये बताना है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ये पता चल गया कि ही वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड देयरफॉर मैलिशियसली प्रोसिक्यूटेड हिम. आपको ये बताना है कि क्या ए का जो एक्ट है उस सर्वेंट को फंसाने का, असली कल्प्रिट को बचाने के लिए, वेदर इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. यस, द आंसर शुड बी ए. A is guilty of malicious prosecution because he maliciously framed the innocent man of the murder with the greed to have the monetary benefits from the influential men. Let's come to question number 103, that on a particular date this person has a fight with his neighbor and he lost his temper, और उसने क्या किया, सबके सामने उनको मारा, और जिसको मारा गया है वो वहां से गुस्से में जाते हैं और बाद में एक पर्टिकुलर घटना होती है. ठीक है. अब आपको यह बताना है कि यहां पे अनुभव हिट हर हेड एंड किल्ड हर. ही सॉ दैट, यानी इन्होंने पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया जो कि एक गलत स्टेटमेंट है, और ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने अनुभव को अपनी वाइफ को मारते हुए देखा. ऐसा इन्होंने केवल रिवेंज लेने के लिए किया है. तो बेन इज गिल्टी ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बिकॉज व्हेन ही रीच्ड
her. She was not dead, but he killed her in order to frame Anubhav with a malicious intention to take the revenge. यानी बेसिकली मर्डर तो बेन ने किया है और अनुभव को फंसाने के लिए उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, तो ही विल बी लायबल. ठीक है. Question number 104. A police officer in charge to a jail raped and killed a woman in the jail and framed another woman who was known to be very quarrelsome and was already given the sentence of the life imprisonment. अब यहाँ पे भी वही चल रहा है कि आपको पुलिस ऑफिसर के लायबिलिटी के बारे में बात करनी है. The nature of the questions in this particular passage, they are only moving to a particular track, and every time they are establishing that person is being framed by another person who is doing this act due to the element of the malicious prosecution. So definitely यहां पे भी आंसर होगा कि पुलिस ऑफिसर विल बी लायबल. तो ऑप्शन बी शुड बी द परफेक्ट आंसर फॉर 104. Let's come to the last question for this particular legal aptitude section of the mock first of the SBS series. क्वेश्चन नंबर 105. मोहित वॉन्ट्स टू गो फॉर अ ट्रिप. अगेन पूरी कहानी दे रखी है और आपको यह बताना है कि क्या यहां पे मोहित गिल्टी है या नहीं. डेफिनेटली मोहित इज गिल्टी बिकॉज ही कमिटेड थेफ्ट एंड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पनिशमेंट एंड इंसल्ट ही फ्रेम द इनोसेंट मेड. यानी यहां पे भी कहानी वही हो रही है, घूम फिर करके मोहित ने कोई गलत काम किया है और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने अपनी इनोसेंट मेड के ऊपर इल्जाम लगा दिए. तो अगेन इट विल बी अ केस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन. सो अगेन द क्वेश्चन नंबर 105, द परफेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर बॉम्बे, विच शुड बी द राइट आंसर. So by this we have completed the analysis of the legal aptitude section of mock 1 of the SBS series. I hope all your doubts are resolved. Thank you.